मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तुशास्त्र होता क्या है? वास्तु का अगर आप ब्रेक करें, संस्कृत शब्द वास हम्म। मिलता है आपको, और वास का अर्थ होता है किसी भी स्थान में वास करना। तो वास्तु का वैसे मीनिंग है एक ड्वेलिंग, एक हाउस, एक रहने की जगह, एक स्थान, है ना। तो किसी भी जगह को जब रहने लायक बनाया जाता है तो कहा जाता है कि उसका वास्तु। तो सर जैसे 16 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम्म पिछले 10 साल से मैं महावास्तु प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो कि एक मॉडर्न रिसर्च वर्जन है, जो मैं बार जो बार आप आपसे कह जो रहा हूँ। और दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊं। वास्तु में जब हम काम करते थे, या कोई भी काम करता था पहले भी, तो वास्तु में अगर कुछ डिग्री का टिल्ट भी है, क्योंकि हर किसी का घर या ऑफिस या बिजनेस प्लेस परफेक्टली नॉर्थ में अलाइन नहीं होता, 0 डिग्री पे अलाइन नहीं होता, है ना। तो उसमें अगर 5-10 डिग्री का टिल्ट भी होता था तो हम पहले उसको कंसिडर कर लेते थे कैजुअली कि चलो 5-10 डिग्री है, चल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने और काम किया तो उसमें 5-10 के बाद 15-20-30-40 डिग्री, जिस दिन 40-45 डिग्री का टिल्ट आ गया किसी के यहाँ, तो वो कॉर्नर में ही चला गया नॉर्थ। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इसके बारे में और जानना, और इस पे मैं ढूंढते 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 पहुंचा महावास्तु में, जो कहता है कि जहां नॉर्थ है वहीं से काम शुरू करो, वही ट्रू नॉर्थ, चाहे वो कॉर्नर में क्यों ना घुस गया हो नॉर्थ। एंट्रेंस जो ट्रू रहता है नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ में सेंटर पे खड़े होके हम्म जिस डायरेक्शन में नॉर्थ दिखाएगा, आपको उसी नॉर्थ के हिसाब से काम करना है, ना कि सीधा सीधा नॉर्थ ले लेना है वॉल। तो वो होता है सही काम करना। ये समझ में आया मुझे, क्योंकि जब हम इस तरह से काम करते हैं, सही ट्रू नॉर्थ को, 0 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ लेके, तब हमको रिजल्ट्स भी सही मिलते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे करेक्ट गेट है, हमको मालूम है ना। एक साइट जो होती है, चाहे वो 100 स्क्वायर फीट हो, चाहे वो 1 लाख स्क्वायर फीट हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसमें एक साइट में एक 4 दीवारी में 32 गेट्स, 32 एंट्रेंसेस या 32 अलग अलग प्रकार के रिजल्ट्स बोल सकते हैं। हर एंट्रेंस का एक रिजल्ट होता है, तो हमको 32 प्रकार के रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, यानी कि 32 एंट्रेंसेस पॉसिबल हैं। अब उन 32 के अलग अलग रिजल्ट्स हैं, कुछ के अच्छे हैं, कुछ के बुरे हैं। तो जब हम 0 डिग्री लेके काम करते हैं तो हम सही एंट्रेंस जब निकालते हैं तो हम उस सही एंट्रेंस को पकड़ पाते। लेकिन अगर हमने वो 10 डिग्री से भी मिस कर गए, हम जो सही डिग्री है वो हम मिस कर गए 10 डिग्री, नॉर्मली कैजुअली ले लिया, चलो इसको ले लेते, हमने तो सही एंट्रेंस निकाल के भी गलत एंट्रेंस चूज कर लिया। सोच के देखिए, 10 डिग्री के मिस होते ही एंट्रेंस शिफ्ट हो गई, तो आपने तो गलत एंट्रेंस निकाल लिया ना। सही निकाल के भी आपने सही छोड़ दिया और गलत। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल। मैंने तो दोनों किया है, प्रैक्टिस भी दोनों, इसलिए ट्रेडिशनल वास्तु में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसको महावास्तु ठीक कर। जनरली आप मतलब एक थोड़ा सा यूनिक आंसर हो गया आपका, जो है कि डिग्री वाइज जो है जी बिल्कुल। जनरली क्या होता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नापते हैं, बोलते हैं हाँ ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ साइड में ये रहना चाहिए, वेस्ट में ये रहना चाहिए, ईस्ट में ये रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे 4 डायरेक्शन में जनरली सब बना के उसको दे देते हैं। और आप ये जो डिग्री का हिसाब जो बता रहे हैं ना, ये एकदम नया है। ये अब जनरली हम जैसे कॉमन लोगों को तो डिग्रीज के बारे में आइडिया है, डायरेक्शन आप पूछेंगे तो मोबाइल में खोल के कंपास देख के बता देंगे। बिल्कुल। बट डिग्रीज तो कोई अच्छा महाविशेषज्ञ ही बता पाएंगे कि डिग्रीज आपको इस तरीके से आपने है बोल के। देखिए, हमने सीखा महाविशेषज्ञ से है, तो हम काम भी उसी तरीके से करेंगे। तो बिल्कुल सही है सर। क्योंकि क्या होता है ना, एक सर्कल जो होता है, भाई घर स्क्वायर होता है लेकिन स्पेस तो गोल होता है ना, सर्कल। जब भी आप कोई स्पेस लेते हैं तो उसमें आप 360 डिग्री पे काम करते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल 360 को डिवाइड कर दिया 16 जोन से, तो हर एक हो गया 22.5 डिग्री का एक जोन। और जब उस 22.5 डिग्री के एक जोन को डिवाइड किया फर्दर, तो 32 दरवाजे मिल गए। 16 जोन डिवाइड बाय 2, 32 दरवाजे, तो हर एक दरवाजा हो गया 11.25 डिग्री, 11.25 प्रिसिजन। और ये इतना प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि हमारे जो वास्तु के गुरु हैं वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब वास्तु में घुसेगा तो वो ऐसी तहलका मचाएगा। मतलब एकदम तो यूनिक हो गया सर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वास्तु में, तो उनका भी करियर सेम ऐसे चालू हुआ होगा, कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तो उन्होंने काफी अच्छा लगा, तो उन्होंने काफी अच्छा नॉलेज गेन किया होगा उसमें। हाँ, उन्होंने तो पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं, उनके पेपर्स एक्सेप्ट भी हुए हैं वर्ल्ड वाइड। अच्छा बताया विकास सर अभी आपने मुझे। जनरली मैं तो आपको जैसे मेरा एक और क्वेश्चन था उस बीच में कि जो पहले तो अपना लैंड है, अपने हिसाब से हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक फैमिली है जिसने 3 या 4 BHK घर फ्लैट लिया है। अब फ्लैट में उन्होंने सब कुछ पूजा वूजा सब कुछ करा लिया, बुकिंग अमाउंट दे दिया। अब कहीं से उनको पता चला कि अरे यार एक बार वास्तु दिखा लो बोल के। उस कंडीशन में आप उनको क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ गए खोजते हुए कि यार विकास सर से एक बार बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, एक बार वास्तु दिखाई देते हैं, अब इतना सब कुछ कर ही रहे हैं, इंटीरियर करवाएंगे, खर्चा करेंगे, तो वास्तु भी करवा लेते हैं बोल के, तो वैसे अकॉर्डिंगली आप कैसे उसमें मतलब एग्जामाइन करेंगे या उसको कैसे आप सजेशन प्रोवाइड करेंगे, क्या उसमें ठीक है क्या नहीं है ऐसे बोल के? देखिए, इसमें कंडीशंस कई आ सकती हैं। एक आपने जो फ्लैट का पूछा, तो फ्लैट में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता कि हम दरवाजा चेंज कर, तो यहाँ तो हमारा जो मॉडर्न वास्तु है, मतलब ट्रेडिशनल को छोड़ के महावास्तु, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। कारण जब दरवाजा चेंज नहीं हो सकता तो उसका करेक्शन ही पॉसिबल है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 32 में से ऑलमोस्ट सभी दरवाजों के करेक्शन पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, साउथ वेस्ट के आसपास के जो कुछ दरवाजे हैं, 4-5 दरवाजे, वो दरवाजे छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका करेक्शन ना बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं देता। हमने ट्राई किया है कि हमारी तो ये रिसर्च बेस्ड है ना, हमारे जैसे 10,000
प्रोफेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं। तो सबने जब ट्राई किया तो साउथ वेस्ट के आसपास के दरवाजे का रिजल्ट, करेक्शन का रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आता, या मैक्सिमम लोगों को नहीं आता, कुछ लोगों को आ भी गया किस्मत के हिसाब से। तो एक तो साउथ वेस्ट का दरवाजा, साउथ वेस्ट के आसपास का दरवाजा कभी किसी को नहीं लेना चाहिए। मैं तो ये उनको सजेस्ट करूंगा। तो जब भी घर लें, फ्लैट लें स्पेशली, तो साउथ वेस्ट का दरवाजा अवॉइड करें और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। अगर ये दो चीज वो अवॉइड कर दें तो बाकी सभी चीजों का हमारे महावास्तु में करेक्शन पॉसिबल है। मेजर कंडीशन आपने बता दिया है कि नॉर्थ ये वेस्ट इसलिए क्योंकि ये एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक, मतलब लोगों के यहाँ जो आप मैक्सिमम बड़े से बड़े हादसे सोच सकते हैं वो इन दो चीजों के कारण हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या सेप्टिक टैंक, हाँ, सेप्टिक टैंक टॉयलेट एक ही जैसा इफेक्ट आता है, और साउथ वेस्ट का दरवाजा या साउथ वेस्ट जो एंट्रेंस जो रहता है, मेन एंट्रेंस वो नहीं होना मेन चाहिए, एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री। कोई ऐसा लाइव इंसिडेंट सर आपके साथ ऐसा हुआ हो, मतलब जहाँ आप गए हो, क्लाइंट का नाम नहीं है बट एक स्टोरी टाइप का बता सकते हैं कि भाई मैं वहां गया था, इस टाइप से आपने उसमें किया हो? बिल्कुल, डिवाइड करके आप प्रॉपरली एंट्रेंस गेट्स और सब चीजें प्रिसाइज करके आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ आपका ये चीज यहाँ रहना चाहिए, ये ऐसे रहना चाहिए बोल के। इसमें सर एक चीज और है कि आप जैसे कोई पर्सन आपके पास आया है, अपना मान लीजिए लैंड को ही लेकर आया कि मैं नया लैंड प्रोक्योर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर अपना आपको इनवाइट कर रहा है कि आप चल के देखिए, तो आप तुरंत मतलब इनविटेशन में आप हाँ ठीक चलिए मैं आपका लैंड देख कर आता हूँ, फिर प्रोसेस करते हैं कि कुछ और डिटेलिंग क्वेश्चंस वगैरह आंसर्स रहता है आपका? थोड़ा एक प्रोसेस बताइए कि आप कैसे आप सामने वाले को मतलब अच्छे से उसको गाइड करेंगे उस चीज को लेके। देखिए, स्टार्टिंग में जब कोई भी कॉल आता है या कोई मिलने आता है तो सबसे पहले तो हम उनसे पूरी डिटेलिंग लेते हैं कि भाई आपकी लैंड कितनी है, क्या अगर लैंड का केस है या फिर कोई साइट अलग है कंस्ट्रक्टेड है तो उसका फिर डिटेल्स लेते। हम सबसे पहले उनको मैप बनवाने बोलते, या तो हम खुद एक बंदा भेज के मैप बनवा लेते हैं। अगर उनके पास मैप रेडी है तो हम उस मैप पे लेके, अगर सही एग्जैक्टली जैसा घर है या जैसा लैंड है वैसे ही बना हुआ है घर का मैप, तो हम उस पर वर्किंग कर सकते। नहीं तो जनरली हम प्रेफर करते हैं कि हम खुद का पर्सन ड्राफ्ट्समैन भेज के मैप बनवाएं। उसमें क्या होता है ना, हमारे पास जैसे अब ये सोफा रखा हुआ है या कोई भी यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, घर में बहुत सारे सामान होता है हमारे, तो हम जो मैप बनवाते हैं उसमें हर चीज मार्क हो जाती है, क्योंकि हर चीज का एक इफेक्ट होता है। आपके यहाँ गैस कहाँ पे है या गेट कहाँ पे है, आपका सोफा कौन से कलर का है, कहाँ पे है, बेड कहाँ रखा हुआ है, टॉयलेट सीट कहाँ पे लगी हुई है, हर चीज का एक इफेक्ट। साउथ या साउथ वेस्ट के आसपास का गेट है, उनके नक्शे बनवाए गए, क्योंकि हम लोग नक्शे पे प्रॉपर वर्किंग होती है, नक्शे के ऊपर उस पे 16 जोन्स पूरे ड्रॉ होते हैं, पूरे मार्क होते हैं। उसके बाद 32 दरवाजे मार्क होते हैं और एग्जैक्टली पिन पॉइंटेडली पता चलता है कि कौन सा गेट है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नक्शे बनते ही पता चल गया कि साउथ साउथ वेस्ट का गेट है। अब साउथ साउथ वेस्ट हो या साउथ वेस्ट हो, वो एक ही जोन में आता है। हमने उनको कहा कि आपको वो गेट कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा दीवार लगा के, क्योंकि ये जो 3-4 गेट्स होते हैं साउथ वेस्ट के, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, और है भी तो बहुत जल्दी वर्क नहीं करते या बहुत लोगों का काम नहीं आता। तो उनको प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा थी, उन्होंने हमारी बात मानी। उनको मैंने पॉजिटिव गेट निकाल के दिया वास्तु के हिसाब से और एस्ट्रो के हिसाब से भी, जैसे हम कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से उनको नया गेट निकाल के दिया साउथ में ही, क्योंकि उनका फेसिंग साउथ था, तो उनको साउथ में ही S3 S4 का अच्छा गेट मिल रहा था। वो हमने उनको बोला, उन्होंने उधर गेट निकलवाया, इधर का गेट बंद किया, और 3 महीने में ही उनकी कंडीशन काफी चेंज होना चालू हो गई। और 3 महीने क्यों मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मली तो 1 से 1.5 महीने में भी चेंजेस आने लगते, लेकिन क्योंकि फैक्ट्री काफी बड़ी थी और उनकी प्रॉब्लम भी काफी बड़ी थी, तो धीरे 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 उनको 3 महीने में महसूस होने लगा कि चेंजेस मुझे आ रहे हैं। मींस कहीं ना कहीं उनके जो अनवांटेड खर्चे रहेंगे वो कंट्रोल हो गए होंगे, अनवांटेड खर्चे, मनी का फ्लो बढ़ा, मनी रुकना चालू हुआ, वेस्टेज कम हुई। मतलब गेट से एंट्रेंस गेट से काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे मतलब पहले तो देखिए, एनर्जी, जैसे हम कुछ खाते हैं तो एनर्जी हमारे माउथ से जाती है, वैसे ही किसी भी साइट के लिए माउथ कौन सा है, गेट है, एंट्रेंस गेट है, एंट्रेंस गेट है। तो एनर्जी अगर अच्छी आएगी तो बाकी की चीजें फिर अंदर की धीरे धीरे हम सुधार सकते हैं। सबसे पहले एंट्री सुधारना बहुत जरूरी है। साउथ वेस्ट और नॉर्थ मतलब काफी मतलब एकदम स्पेसिफिक आपने नहीं बताया है, एक जेनरिक बताया कि अगर कोई भी फ्लैट भी देख रहा हो या घर देख रहा हो या बना रहा हो तो उसको ये चीज, दोनों चीजें अपने ध्यान में रख के करेगा तो काफी अच्छा, मतलब 90% तो सोल्यूशन मिल सकता है उसको। क्योंकि कंपास सभी के मोबाइल में है आजकल, वो सेंटर में खड़े हो जाए कंपास खोल के और उसमें ये चेक कर ले कि साउथ वेस्ट के आसपास दरवाजा ना हो मेन एंट्रेंस, और नॉर्थ ईस्ट के आसपास में टॉयलेट ना हो, बाकी चीजें तो महावास्तु संभाल लेगा। थोड़ा सा मुझे ना अपनी सर कॉन्वर्सेशन में आपने ट्रेडिशनल और मॉडर्न वास्तु का बहुत जिक्र किया है, तो ट्रेडिशनल वास्तु क्या, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे ट्रेडिशनल वास्तु को आप, और मॉडर्न वास्तु कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मैं तो दोनों ही कर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग से वही ट्रेडिशनल वास्तु से स्टार्ट किया, जो वास्तु में जो चीजें ऑलरेडी चली आ रही थी, जो बेसिक एक कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में रसोई होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में मालिक का कमरा बना दो, ओनर का, एंड नॉर्थ वेस्ट में बिटिया का या फिर मेहमान का कमरा बना दो। इतना ही वास्तु था, ये ट्रेडिशनल वास्तु था। इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स और थे कि सीढ़ियों की संख्या ऑड होनी चाहिए, है ना, इस तरह से कुछ पॉइंट्स और थे। लेकिन ट्रेडिशनल वास्तु मैंने जब तक किया, मैंने किसी को ये नहीं देखा कि एग्जैक्ट पोजीशन कहां होनी चाहिए एंट्रेंस की।
पॉजिटिव एंट्रेंस, वो बोलते थे ईस्ट में एंट्रेंस बना लो, नॉर्थ में एंट्रेंस बना लो, हम भी करते थे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं आज भी, लेकिन अब मैं उससे ऊपर कैसे बढ़ा, आगे कैसे बढ़ा। ये मॉडर्न वास्तु में मुझे पता चला कि जब हम एग्जैक्ट 0 डिग्री पे काम करते हैं और जो पॉजिटिव गेट्स हैं वो कहां पे हैं, कौन से डिग्रीज में है, तो हम एग्जैक्ट वो गेट्स निकाल पाते हैं। हम सामने वाले को पिन पॉइंटेडली मार्क करके दे सकते हैं कि ये गेट पॉजिटिव है, ये नहीं खोलने हैं, ये वाले पॉजिटिव वाले खोलने हैं। तो ये पिन पॉइंटेड हो गया ना। तो वास्तु वही है, हम वास्तु को नहीं नकार रहे, लेकिन वास्तु के ऊपर हम प्रिसाइज वर्किंग कर रहे हैं। अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड कर दिया, पॉजिटिव वे में आप जा रहे हैं और डीपली जा रहे हैं आप उसमें। बिल्कुल इसमें सही काम कैसे करना है वास्तु में, वो मॉडर्न वास्तु से पता चल रहा है। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही कहा आपने कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के जगह आप जो है पूरे उसको डिवाइड करके अब प्रॉपरली एंट्रेंस गेट्स और सब चीजें प्रिसाइज करके आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ आपका ये चीज यहाँ रहना चाहिए, ये ऐसे रहना चाहिए बोल के। इसमें सर एक चीज और है कि अब जैसे कोई पर्सन आपके पास आया है जी, अपना मान लीजिए लैंड को ही लेकर आया कि मैं नया लैंड प्रोक्योर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर अपना आपको इनवाइट कर रहा है कि आप चल के देखिए, तो आप तुरंत मतलब इनविटेशन में आप हाँ ठीक है चलिए मैं आपका लैंड देख कर आता हूँ, फिर प्रोसेस करते हैं कि कुछ और डिटेलिंग क्वेश्चंस वगैरह आंसर्स रहता है आपका, थोड़ा एक प्रोसेस बताइए कि आप कैसे आप सामने वाले को मतलब अच्छे से उसको गाइड करेंगे उस चीज को लेके। देखिए स्टार्टिंग में जब कोई भी कॉल आता है या कोई मिलने आता है तो सबसे पहले तो हम उनसे पूरी डिटेलिंग लेते हैं कि भाई आपकी लैंड कितनी है, क्या अगर लैंड का केस है या फिर कोई साइट अलग है कंस्ट्रक्टेड है तो उसका फिर डिटेल्स लेते हैं। हम सबसे पहले उनको मैप बनवाने बोलते हैं, या तो हम खुद एक बंदा भेज के मैप बनवा लेते हैं, अगर उनके पास मैप रेडी है तो हम उस मैप पे लेके अगर सही एग्जैक्टली जैसा घर है या जैसा लैंड है वैसा ही बना हुआ है घर का मैप तो हम उस पर वर्किंग कर सकते हैं। नहीं तो जनरली हम प्रेफर करते हैं कि हम खुद का पर्सन ड्राफ्ट्समैन भेज के मैप बनवाएं। उसमें क्या होता है ना, हमारे पास जैसे अब ये सोफा रखा हुआ है या कोई भी यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, घर में बहुत सारे सामान होता है हमारे, तो हम जो मैप बनवाते हैं उसमें हर चीज मार्क हो जाती है, क्योंकि हर चीज का एक इफेक्ट होता है। आपके यहाँ गैस कहाँ पे है या गेट कहाँ पे है, आपका सोफा कौन से कलर का है, कहाँ पे है, बेड कहाँ रखा हुआ है, टॉयलेट सीट कहाँ पे लगी हुई है, हर चीज का एक इफेक्ट है। तो जब वो मैप हमारे हिसाब से बन के आएगा तो हमारे लिए और अच्छा हो जाता है काम करना और क्लाइंट के लिए वो बेनिफिशियल हो जाता है। और अगर लैंड का केस है तो लैंड के केस में हम सबसे पहले लैंड की एनर्जी चेक करते हैं। अगर वो लैंड की एनर्जी अच्छी है हम साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, और मान लीजिए बहुत दूर है, एक्सेस नहीं है, तो ऐसी भी चीजें हैं, विद्याएं हैं कि हम दूर से भी उसको चेक कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी कैसी है। ये हमको हमारे गुरु ने दिया है। तो लैंड की एनर्जी चेक करते हैं, लैंड की एनर्जी अगर अच्छी है, उसके अलावा हम उसकी पत्री के हिसाब से जमीन की फेसिंग, पत्री इन द सेंस कुंडली उसके एस्ट्रो चार्ट के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जमीन की फेसिंग उसके लिए फिजिबल है कि नहीं, क्योंकि जमीन या तो नॉर्थ फेसिंग होगी या ईस्ट या वेस्ट या साउथ, है ना। तो उसको उसके एस्ट्रो चार्ट में यानी कि उसकी कुंडली में कौन सी फेसिंग सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है या कौन कौन सी फेसिंग फ्रूटफुल है उसके लिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये उसकी पत्री से हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम उसको एनर्जी चेक करेंगे। अगर वो फेसिंग उसके लिए ठीक है फिर एनर्जी भी चेक हो जाएगी, क्योंकि होता क्या है, वास्तु जो है वो तो दुनिया के 7 अरब लोगों के लिए सेम हो गया, ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया, कुछ कुछ चेंजेस हो सकते, लेकिन जब हम उसका एस्ट्रो चार्ट यानी कि जन्म कुंडली या पत्री देखते हैं तो उसके हिसाब से हम उन 7 अरब में से उस एक पर्सन के लिए कस्टमाइज पर्सनलाइज वास्तु कर पाते हैं, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। तो थोड़ा सा सर आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं क्या उस हाँ, चीज को इसमें लेके? एक्चुअली महावास्तु नाम इसलिए महा, तो ये महा क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं अगर, तो ये महा में सब कुछ आ जाता है, जितने भी वैदिक साइंसेज है जो काम करते हैं लोगों के लिए फ्रूटफुल है, जैसे कि वास्तु किसको ठीक करता है, हमारे एनवायरमेंट को जिसमें हम रह रहे हैं या काम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है, हमारे सितारे बताती है, या हम क्या लेके आए, क्या खजाने हम लेके आए, उन खजानों को हम आज की डेट में कैसे यूटिलाइज करें अपने घर में भी और अपने ऊपर भी, ताकि हम उसका पूरा फायदा उठा सकें। तो ये होगी एस्ट्रोलॉजी। साथ साथ में न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, क्यों, क्योंकि हो सकता है आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है कि नहीं, आपकी कंपनी का नाम उसके साथ अलाइन है कि नहीं, आपका सिग्नेचर आपकी डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीजों के साथ, आपके नंबर्स के साथ अलाइन है कि नहीं, आपकी हैंडराइटिंग उसके साथ अलाइन है कि नहीं। तो ये सारी विद्याओं का जब कॉम्बिनेशन बनता है, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा भगवत गीता की जो सीख है कि कर्म, कि जब तक कोई कर्म नहीं कर रहा है ना, क्योंकि कर्म के पीछे ही ये विद्याएं काम करती है। अगर कोई बोलेगा कि मैं बढ़िया ये सारा कुछ करके बैठ जाऊं और पैसे छत फटेगी और पैसा बरस पड़ेगा, नहीं होता ऐसा। आपको कर्म, कोई भी हो, कर्म करना ही होता है। और भगवान ने गीता जी में बताया, ये श्री कृष्ण ने, कि कर्म के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। और भगवान के लिए तो बोला ही गया है ना, श्री कृष्ण जी के लिए, कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा, यानी कि कर्म प्रधान विश्व बना रखा है उन्होंने, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो इसमें भगवत
गीता का भी थोड़ा सा हम यूज करते हैं। भगवत गीता में बताया भगवान ने रजस, सत्व और तमस, जो कि हमारे आयुर्वेद के जो वात पित्त कफ बोलते हैं उससे भी कनेक्ट होता है। तो रजस, सत्व, तमस भगवत गीता से लिया गया है, जो कि आयुर्वेद का मैंने बताया आपको। तो उसके नॉलेज को भी हम यूटिलाइज करते। तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एनर्जी फील्ड्स, है ना, उसके अलावा प्रकृति, है ना, ये सारे कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो ये बनता है महावास्तु। पूरा स्ट्रक्चर पहले अपने हिसाब से बनवाते हैं, हाँ जी। मैप हो गया, एनर्जी फील्ड्स वगैरह हो गए, और पूरे डायरेक्शंस बनाने के बाद ही जी आप मैप पे उसको उसको 16 जोन्स की ग्रिडिंग होती है। 16 जोन्स के बाद उसमें 32 दरवाजों की ग्रिडिंग होती है। जी। सारी ग्रिड्स बनते हैं, लाइंस बनते हैं। उसके बाद कहीं जाके उसके कंसर्न्स हम उनसे लेते हैं कि उनके कंसर्न्स क्या है। अगर साइट ऑलरेडी बनी हुई है तो उनकी कोई प्रॉब्लम होगी जिसके लिए वो आए हैं, और अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कई बार लोग अपनी डिजायर लेके आते। भाई वो भी तो एक कंसर्न है ना कि मैं इतना हूं, यहां तक हूं, मुझे और ग्रो करना है। अगर कोई न्यू लैंड प्रोक्योर कर रहे हैं, पूरा न्यू है, फर्स्ट टाइम वो कोई बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि मतलब कैसे वो बनाए, क्या चीज करे सब? न्यू के लिए बिल्कुल जो सर्विसेज हम यहाँ देते हैं ठीक करने के लिए, करेक्शन के लिए, न्यू में हम पूरा फ्रेश स्टार्ट करते हैं। पहले लैंड की एनर्जी, उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, उसके एस्ट्रो चार्ट के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसका वास्तु तय होता है। क्योंकि एस्ट्रो चार्ट बताता है कौन से दरवाजे अच्छे रहेंगे उसके लिए, कहाँ पे सोना अच्छा रहेगा उसके लिए। क्योंकि वास्तु में तो एक कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन से कि ये अच्छे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वास्तु में भी देखते हैं और एस्ट्रो में भी देखते हैं। अदरवाइज ये जोन प्रॉब्लम दे सकता है। 2-3 जोन्स ऐसे हैं जो प्रॉब्लम दे सकते हैं, हर किसी को नहीं देते लेकिन मैक्सिमम लोगों को देते हैं। तो साउथ साउथ वेस्ट उनमें से एक है। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूंगा, जो हमने इतने रिजल्ट्स देखे इतने सालों में, हमारे और फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड प्रोफेशनल्स ने भी रिजल्ट देखे हैं, साउथ साउथ वेस्ट में कभी भी सोना नहीं चाहिए। होता क्या है, ट्रेडिशनल वास्तु में थोड़ा सा जो बोलते हैं ना, साउथ वेस्ट में मालिक का कमरा होना चाहिए। अब उसमें क्या होता है, कई बार डिग्री के घूमने के कारण या घर के शेप के कारण, अगर शेप नॉर्थ साउथ लंबा हो गया, उसमें होता क्या है, व्यक्ति साउथ वेस्ट की जगह गलती से साउथ साउथ वेस्ट में उसका बेड आ जाता है, और वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। एक केस मुझे अच्छे से याद है, उनके वाइफ को कैंसर हुआ था। जब मैं वहां पहुंचा था तब वो ठीक हो चुकी थी। उनका मतलब जो समझिए जो भी प्रोसेस है, जो भी मेडिकेशन है, मतलब उन्होंने उसके लिए नहीं बुलाया था मुझे, वो ठीक हो चुकी थी। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, मैंने उनको पूछा कि क्या आप अपने बेड के, क्योंकि उनका जब मैंने बेड देखा और ग्रिडिंग देखी तो ग्रिडिंग में मुझे क्लियर समझ में आ रहा था कि वो साउथ साउथ वेस्ट में ये वाला पार्ट आ रहा है, लेफ्ट वाला इधर, है ना। तो मैंने उनको पूछा क्या आप इधर सोते हो, जबकि मुझे पता नहीं था। मैंने सिर्फ उनको पूछा तो बोली हाँ मैं इधर सोती हूँ। उनके हस्बैंड दूसरी तरफ सोते थे साउथ वेस्ट में, वो हेल एंड हार्टी फाइन थे, और वो साउथ साउथ वेस्ट में सोती थी, उनको कैंसर हो गया था। बस ये बात अच्छी थी कि उन्होंने पता नहीं क्यों अपना स्लीपिंग शिफ्ट कर लिया, और वो ट्रीटमेंट्स भी उनके चले और वो ठीक हो गए। ये अच्छी बात रही। मतलब काफी अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने हिंट लगा होगा कि शायद हो सकता है मे बी पोजीशन यहाँ से मेरा कुछ इफेक्टिव हो रहा है। कई बार होता है, फील हुआ होगा कि भाई ये जगह ठीक नहीं है, कहीं और सो लो, तो वो ठीक हुई और वो साउथ साउथ वेस्ट में ही सो रही थी। तो सोचिए साउथ साउथ वेस्ट इतना नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। और वहीं उसके बाजू में साउथ वेस्ट जो है बहुत अच्छा है, वो ट्रेडिशनल वास्तु में भी अच्छा कहा गया है और महावास्तु में भी अच्छा कहा गया। साउथ साउथ वेस्ट जो था वो डिस्पोजल का जोन था, इसलिए उसमें सोना नहीं चाहिए। उसमें आप वेस्टेज चीजें, टॉयलेट वगैरह बना सकते हैं, सेप्टिक टैंक वगैरह बना सकते हैं। साउथ वेस्ट बहुत अच्छा है, उसको आपको हैवी रखना चाहिए ऑफ कोर्स, जैसे ट्रेडिशनल वास्तु कहता है। साथ ही साथ उसको आप साउथ वेस्ट में अपनी जैसे फैक्ट्री है या ऑफिस है तो उसमें आप सिटिंग भी ले सकते हैं, उसमें अपनी वर्किंग भी कर सकते हैं ना। और ट्रेडिशनली उसमें सोने के लिए भी अच्छा कहा गया है, लेकिन मैं बोलूंगा सोने के लिए साउथ वेस्ट से भी अच्छा है उसके अगला जोन वेस्ट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में इसके आगे, इससे भी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप्स तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके आगे होता है सेविंग्स, बचत। भाई पैसा तो आ गया, लेकिन अगर पैसा बचे ही नहीं तो भी प्रॉब्लम है। तो इसका जो नेक्स्ट जोन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये है सेविंग्स का जोन एंड एजुकेशन का जोन। एजुकेशन का कैसे, क्योंकि एजुकेशन जो हम अपने बच्चों को देते हैं वो भी हमारी कल की बचत थी ना आगे के लिए। तो अगर बच्चे अच्छा पढ़ेंगे उसके लिए भी ये जोन काम करेगा, और जो भी हमने कमाया है, जो भी हम रखते हैं घर में, उसको अगर हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में तिजोरी रखें या जो भी जहां भी हम उसको सेफ स्टोर करते हैं, अगर हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखें तो वो बढ़ता है। और इसके आगे का जोन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट। ये है हमारे प्रॉफिट्स और गेन्स का जोन, यानी कि सारा कुछ कर लिया, पराक्रम, नया सोच लिया, लोगों से कनेक्शन बना लिया, पैसे आ गए, नाम हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, रिश्ते अच्छे हो गए, बचत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद कुछ बच ही नहीं रहा है, यानी कि गेन्स फाइनली जो हमको मिलना चाहिए, प्रॉफिट, एक होता है ना पैसे आने के बाद भी लोगों के पास हाथ में नहीं रहते, तो ये वो जोन है जहां पे आप पैसे बचा के उसको आगे ग्रो करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए रख सकते हो। तो ये है प्रॉफिट्स एंड गेन्स का जोन, जो कि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर काम का फाइनलाइजेशन यहाँ पे होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस यहीं से होता है। मुंबई में हुंडई कार की शोरूम है, अब उसने जब चालू किया था तब उसने करीब 50 to 70 लाख उसने इन्वेस्ट किया था।
तो मेरा दोस्त मुंबई गया था, तो बोला एक बार मिल के आता हूँ बोल के, तो मिल कर आया। तो मैं पूछा कैसा रहा ट्रिप वगैरह, तो बोला यार ट्रिप तो बढ़िया था, और एक चीज मेरे को चीज बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसका भी प्लानिंग था कि मैं कुछ ऑटोमोबाइल्स में बिजनेस करूँ बोल के। तो बोला तो फिर तू क्या सोचा है ऐसा बोल के, तो बोला भाई मैं नहीं करूंगा ऑटोमोबाइल्स। बोला क्यों नहीं करेगा बोल के, तो बोलता भाई मैं मुंबई गया था तो अपने दोस्त से मिल कर आया, उसने कहा कि भाई मैं पैसा तो लगा लिया हूँ बोल के, मगर आज मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है बोल के। बोला आज अगर मैंने इस बिजनेस को बंद कर दिया या छोड़ दिया तो मैं पूरा 50 लाख कर्जे में चला जाऊंगा बोल के। तो बोला वैसा क्यों बोल के, बोले पूरे पैसा जो मैंने लगाया था वो मैंने लोन लेके लगाया था, आज ये जो भी चीजें चल रही सब रोटेशन में है बोल के। मैं सीसी लिमिट लेके रखा हुआ है, सीसी लिमिट से पैसा आ रहा है, सब मैं चला रहा हूँ, चल रहा है तो चल रहा है बोल के। जो मेरे पैसे आ रहे हैं लग रहे, पैसे आ रहे लग रहे, बोले मेरे जेब में 1 रुपया नहीं आज रेट में कि मैं बिजनेस को बंद करके कुछ और नया चालू कर सकूं बोल के। तो आपको जो लास्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस वाला, वो यहाँ पे एकदम फिट बैठता है कि इतना पैसा लगाने के बाद भी एंड ऑफ द डे में उसके पास देखा जाए तो कुछ नहीं मिला। उसने सब चीज कर लिया है, और उसने आइडिया लगा लिया, उसने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, उसने पैसा कमा लिया, उसने बिजनेस सेटअप कर लिया, उसका पर्सनल लाइफ भी बहुत सारा चल रहा है, मगर एंड में देख रहा है तो उसके बुक्स में और उसके जेब में जो है वही जीरो में बैठा हुआ है बोल के। बिल्कुल। और अगर ये नहीं होता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स हाथ में नहीं आते सब कुछ करने के बाद, तो क्या होगा, व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। तो अगला जोन है डिप्रेशन का। लेकिन यही जोन जो डिप्रेशन है, क्योंकि कई बार बोलते हैं ना कि जहां से तकलीफ आई है वहीं पे दवा भी है, जो मर्ज है वही दवा भी है। तो ये जोन डिप्रेशन का तो है ही है, साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन का भी है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठता है तो वो रिफ्रेश होगा, डिटॉक्सिफाई होगा, 2 in 1। हाँ। लेकिन अगर ज्यादा टाइम वो बैठता है, सोता है, तो वो डिप्रेशन में आ सकता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई भी डिप्रेशन में हो या लो मूड्स में रहता हो, डिप्रेशन जरूरी नहीं है कि, क्योंकि भारत में क्या है ना, डिप्रेशन को कोई समझता नहीं है जनरली, जो आज तक होता था। फॉरेन वाले बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं उसको, क्योंकि होता ऐसा है कि डिप्रेशन है भी ना तो व्यक्ति किसी को बताता नहीं या खुल के सामने नहीं आता। अब धीरे धीरे लोग आने लगे हैं। तो अगर आपके आसपास कोई भी दिखता है आपको कि थोड़े लो मूड्स में रहता है रेगुलरली, या उसको कोई डिप्रेशन है किसी चीज का, तो आप ट्राई करके देखिए कि वो कहीं वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो आता है, कहीं वहां तो बैठ नहीं रहा है रेगुलर, या सो नहीं रहा है, या वहां पढ़ तो नहीं रहा है, वहां अपना काम तो नहीं कर रहा है रेगुलर बैठ के, या वहां उसका दरवाजा तो नहीं है कहीं, क्योंकि अगर वहां दरवाजा है तो डिप्रेशन के जोन से क्या आएगी, एनर्जी डिप्रेशन की। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं डिप्रेशन के जोन में अगर इस तरह की चीजें रहेंगी तो डिप्रेशन का है लॉन्ग टाइम के लिए, और शॉर्ट टाइम 10-15 मिनट बैठना। इसलिए वहां पे टॉयलेट भी बना सकते हैं कि व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अगर वहां जाता है, बैठता है, तो वो डिटॉक्सिफाई होगा रोज। तो इस तरह से ये जो जोन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और एक मैंने आपको बताया था साउथ साउथ वेस्ट, ये 2 जोन प्लस ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये 3 जोन जो है थोड़े से इल इफेक्ट्स, थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट्स दे सकते हैं किसी किसी को, मैक्सिमम लोगों को देते हैं। तो इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। बाकी जोन्स अपना काम करते हैं, ये जोन्स अपना नेगेटिव काम करते हैं, इनसे थोड़ा हट जाना चाहिए, चाहे घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इनसे थोड़ा बचना है। इसके बाद आता है बैंकिंग का जोन, नॉर्थ वेस्ट, सपोर्ट का भी बोलते हैं और बैंकिंग का भी। क्यों? क्योंकि हमारे किसी भी चीज का, बिजनेस का बैकबोन क्या होता है, एक बैंकिंग सपोर्ट। तो बैंकिंग का भी जोन है ये, और किसी भी तरह का सपोर्ट है। ऐसा इन्वेस्टर मान के सोच सकते हैं हम लोग कि कोई इन्वेस्टमेंट, एक तो इन्वेस्टमेंट है ही, इन्वेस्टमेंट वहीं से आएगा क्योंकि बैंकिंग है, आएगा मेन सोर्स। साथ ही साथ किसी भी तरह का सपोर्ट लाइफ में। कोई कहता है ना मेरा भाई ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्त ने नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने, अगर कोई कह रहा है मेरे को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला, तो ये जोन खराब होता है उसके यहाँ। खराब इन द सेंस, मैंने जैसे बताया कुछ भी हो सकता है गड़बड़, कलर्स, मेटल्स, टॉयलेट, फायर, कुछ भी आ गई तो वो उसको खराब कर सकता है। तो इसको बैलेंस रखने से बैंकिंग भी अच्छी होती है सामने वाले की, और सपोर्ट भी लाइफ में उसको बहुत मिलती है, हर तरीके हर से, फील्ड में। यहाँ तक कि उसका कई बार तो ऐसा होता है, किसी किसी को बोलते हैं ना उसकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर, उसके ऑर्गन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमने ये भी पाया उसके सपोर्ट जोन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ऐसा भी होता है। तो वो सपोर्ट जोन ठीक करने से उसकी दवाइयां भी उसको जो रिएक्ट नहीं कर रही या एक्ट नहीं कर रही थी उस पे, वो उस पे काम करने लगती है दवाइयां। आपका जो मेथड है, जो डिग्रीज और आप जो देखते हैं डोज निकालते हैं, उससे ही आप इसको क्रैक कर सकते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कौन से जोन से उसको आ रही है, ऐसा बोल के। और सिंपल मेथड मैंने आपको बताया कि कम से कम नॉर्थ आप देख लीजिए कि नॉर्थ प्रॉपर है या थोड़ा टिल्टेड है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट वो जहां बता रहा है लगभग वहां एक मोटा मोटी देखिए, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका नक्शा बना के उसको प्रॉपरली ग्रिड करके फिर काम करने का, बेस्ट तो वही है। हम तो वही करते हैं प्रोफेशनली। और एक जोन लास्ट में बच गया। अब जैसे ना सर, मैं भी एक जगह जॉब करता था, तो बेसिकली क्या है कि जो हमारे बॉस थे वो एनी टाइम एंग्रीनेस में रहते थे। मतलब ना कभी भी जाओ उनके पास ना, पहले तो पूरा बात सुनते नहीं कि वो सामने वाला क्या एक्सप्लेन करना था, क्या बोला, वो हर चीजों में जो है ना गलती ही निकालते हैं। मतलब अगर वो बोल रहे सर ये फॉर एप्पल ही है सर, ऐसा बोल के, नहीं तू एप्पल क्यों बोल रहा है उसको बोल के, क्या रीजन है एप्पल, मतलब उसके पीछे जो है पूरा हिस्ट्री निकालने का काम वो करते हैं।
तो ऐसा मतलब मैंने गौर किया था उनका कि वो कभी भी मैं जाऊं, वीक में जाऊं, मंथली जाऊं या पर डे जाऊं, वो किसी भी टाइम में जाऊं, वो हमेशा एंग्रीनेस में ही रहते थे। हालांकि मतलब अगर एज फॉर टर्नओवर उनका देखा जाए तो काफी बड़ा है, 5 6 7 to 8 बिजनेसेस चल रहे हैं उनको, हर जगह से उनको पैसे आ रहे हैं, फिर भी उनको टेंशन, फिर भी वो एंग्री। मतलब पोलाइटली बात करना ही ऐसा ओपनली अगर आप देखेंगे ना तो माइक पे तो काफी अच्छा बात करते हैं, बट इन पर्सन जो है एंग्रीनेस ही रहते हैं। देखिए जितना आपने बोला, मैं अभी उसको पूरे के पूरे को मैं अभी लाइव इसको वास्तु में कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल मैंने आपको तत्वों के बारे में बताना बताया शुरू बिल्कुल। किया था। जी हाँ। तो नॉर्थ की तरफ जैसे मैंने आपको जल तत्व बताया, ईस्ट की तरफ मैंने आपको वायु तत्व जी। बताया, साउथ ईस्ट की तरफ मैंने आपको बताया अग्नि। बाकी के 2 तत्व भी रह गए, वो बता देता हूँ। साउथ वेस्ट की तरफ है पृथ्वी और वेस्ट की तरफ है आकाश। ये 5 तत्वों की बात हो गई। अब जो आप गुस्से की बात कर रहे हैं, अगर हम इन 5 तत्वों में उसको कन्वर्ट करें, परिणित करें, कन्वर्ट करें, तो आपके हिसाब से, मैं तो बताऊंगा ही, आपके हिसाब से कौन सा तत्व होना चाहिए? गुस्सा, फायर होना चाहिए। फायर होना चाहिए। और फायर किस चीज का है? साउथ ईस्ट की दिशा है। किस चीज की दिशा है अगर आपको याद हो, नहीं तो मैं बताता हूँ। बिल्कुल सर, आप बताइए ना, इतना जल्दी कैश, कैश की है। अब देखिए वो व्यक्ति गुस्सा भी बहुत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट के आसपास सो रहा होगा, या उसका केबिन वहीं होगा, या साउथ ईस्ट से वो कनेक्टेड होगा। इस कारण उसको कैश भी बहुत आ रहा है। आपने कहा अभी अभी, हाँ, गुस्सा तो करता है लेकिन पैसा भी बहुत आता है, कई बिजनेसेस चल रहे हैं। इसका मतलब साउथ ईस्ट उसका अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, या वो वहां सो रहा होगा, इस कारण उसको गुस्सा बहुत है, लेकिन पैसे उसको पूरे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। तो हुआ, आपने मेरे को सिर्फ इतना बताया कि वो गुस्सा करता है लेकिन पैसे अच्छे आते हैं। हाँ। अच्छा, लोगों के सामने वो बहुत अच्छा बोलता है। तो साउथ ईस्ट के ठीक आगे एक एनर्जी फील्ड है जो लोगों के सामने बहुत अच्छा शो अपने आप को, लोगों के सामने जैसा रहना चाहिए वैसा रहता है, अंदर हो सकता है थोड़ा अलग हो, लेकिन लोगों के सामने वो परफेक्ट रहता है। तो वो एनर्जी फील्ड भी आ रही है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। तो कुल मिला के ये आपने देखा किस तरह से इफेक्ट करता है। वो अगर साउथ ईस्ट में सो रहा है तो उसको गुस्सा भी आएगा, उसका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, उसको पैसे पूरे आएंगे, और वो लोगों के सामने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देगा। 5 एलिमेंट एक ही में आ गए, मतलब इस चीज देखा जाए जितना तो आपने उसमें। बोला वो कनेक्ट हो रहा है पूरे के पूरे डॉट्स। बिल्कुल, इस तरह से बिल्कुल। ये काम करता है। एक चीज और मैंने गौर किया सर, मैंने जितने जगह भी पहले जॉब मैंने वगैरह किए हैं, ये चीज देखा है कि अगर उस पर्सन के बिजनेस 6 7 अगर बिजनेस चल रहे हैं उसमें, तो चोरी बहुत होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज पुराने हो जाते हैं, आप ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं। बिल्कुल। अब वो बोलेंगे कि सर नहीं सर, ये मार्केट में 1 रुपए में बिक रहा है, भले 2 रुपए में बिक रहा होगा, मगर अपने बॉस को बोल 1 ही रुपए में बिकेगा बोल के, अच्छा ठीक है 1 रुपए बेच दो बोल के। अब वो मार्केट में 2 रुपए में बेच दिया, मालिक को 1 रुपए ही दे रहे हैं। ये तो मतलब अभी मैंने 10 ईयर्स के करियर में मैंने देखा कि 70 80% तो यही चीज चल रहा है। अगर अब मालिक कितने इन्वॉल्वमेंट देगा उसमें, 50% दे सकता है या 20% दे सकता है, 100% तो हर बिजनेस में 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकता है। सिंगल बिजनेस होने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आता है। देखिए आप जो बोल रहे हैं उससे मेरे को 2 3 जोन समझ में आए उनके। वो बंदा उसका बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया है। अगर उसके सपोर्ट जोन में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में खराबी आई तो क्या होगा, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। एक तो कि जो ये बोल रहा है ठीक है, एक तो पुराना हो गया है, ट्रस्टवर्दी हो गया है। तो नॉर्थ वेस्ट जैसे ही खराब हुआ, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना आपने 20 साल पहले एक फर्म बना दी, उसमें आप कोई चेंज ही नहीं कर रहे। कभी आदमी कोई नया कुछ ला के रखता है, कभी कुछ नए चेंजेस कर लेता है, कभी घर में कुछ नया घर ले लेता है। तो नॉर्थ वेस्ट खराब होते ही क्या होगा, या नॉर्थ वेस्ट में उसने कुछ गलत कलर ला के रख दिया, कुछ गलत सामान ला के रख दिया, नॉर्थ वेस्ट खराब होते ही वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट खराब हुआ तो वो उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट हुआ। और एक जोन होता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, मैंने बताया था। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में एक गेट ऐसा होता है जो अगर खुल जाए तो चोरियां होती है। फैक्ट्री हो, है ना, चोरियां किसी भी फॉर्म में हो सकती है। डायरेक्ट चोरी होती है, वो तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का गेट खुलने से होती है। उसके अलावा मान लीजिए किसी ने लॉस वाला गेट खोल लिया और नॉर्थ वेस्ट भी खराब है, तो क्या होगा, व्यक्ति जो उसका सपोर्ट पर्सन है वही उसको उल्लू बना के उसको लॉस करवा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉस का कोई गेट खुला हुआ है जो कि होता है साउथ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में। देखिए नॉर्थ ईस्ट का गेट वैसे व्यक्ति सभी इन जनरल बोला गया बहुत अच्छा होता है ना, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी, क्योंकि हर जोन में मैंने आपको बताया 16 जोन में 32 दरवाजे पॉसिबल है, इसका मतलब हर जोन में 2 दरवाजे पॉसिबल है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी 2 दरवाजे हैं। तो जो पहला दरवाजा है नॉर्थ ईस्ट का, अगर हम नॉर्थ से चले तो पहला जो दरवाजा होता है N8 का, यानी कि नॉर्थ का आखिरी गेट। तो पहला पार्ट नॉर्थ ईस्ट का वो पॉजिटिव है, लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है ईस्ट का पहला, वो नेगेटिव होता है। अगर वो खुल जाता है तो उसको लॉस होना है, या तो आग लग के होगा, या सपोर्ट जोन भी साथ में खराब हो गया तो कोई सपोर्ट वाला ही उसको उल्लू बना देगा। सबसे बड़ा जो चीज आप बोले ना, सपोर्ट वाला है, मतलब 100% केस में आपको बता रहा हूँ, वो एम्प्लॉय जो है 10 ईयर्स हो गए हैं, 20 ईयर्स हो गए हैं, 5 ईयर्स से मतलब ट्रस्टवर्दी काम कर रहा है, अचानक से पता चलता है कि इसने इतने लाख रुपए का जो है सामान जो है या यूटेंसिल्स जो है या पैसे जो है इधर उधर कर दिए उसने। तो कुछ आपको लाइव केस बता रहा हूँ मैं, अभी यहाँ रायपुर का ही है। अभी कार शोरूम है, अब कार शोरूम में फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो एडवांस बुकिंग चालू हो गया है। अब वहाँ का जो टीम लीडर है, अब उसने करीब 8 to 10 कस्टमर से अप्रोक्स 1 लाख सब से जो है एडवांस ले लिया।
अब एडवांस देने के बाद जो उसे नौकरी छोड़ी चले गई। मतलब उतने साल से वहां पर काम करने के बाद भी जो है उस कार शोरूम में मतलब 10 लाख एवरेज हो गया, मांझे 10 लाख रुपए लेके वो तो काम छोड़ के चले गया। अब ओनर क्या करे उसमें? अब इन 2-3 एग्जाम्पल से जैसे अभी हमने देखा, देखिए लाइव एग्जाम्पल्स वैसे नहीं है, आपने सिर्फ मेरे को सिम्टम्स बताए हैं, सिम्टम्स लेकिन मैंने आपको सिम्टम्स के हिसाब से ये बताया ना कि उनके यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, और जब ये व्यक्ति अगर आते हैं तो फाइनली मैप देख के हमको वहां प्रॉब्लम्स मिलती हैं। जैसे मैंने आपको नॉर्थ वेस्ट बताया, साउथ ईस्ट बताया, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बताया, प्रॉब्लम्स तो वहां मिलेंगी मिलेंगी। उसके अलावा और भी क्या प्रॉब्लम्स है वो भी हम देखते हैं, को रेक्टिफाई करते हैं फिर। नहीं बेटर, क्योंकि सबसे बड़ा जो बिजनेस जो लॉस में जाता है, जब हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करते थे, सेमिनार्स वगैरह अटेंड करते थे, तो उसमें जो फीस देते थे ना, वो जनरली वो लोग एक ही दो या क्वेश्चन रिपीट करते थे कि आपने देखा है कि इतने बड़े बड़े कंपनीज जो 1000 करोड़ रुपीज 2000 करोड़ रुपीज के टर्नओवर्स कर रहे हैं, 20 ईयर्स 40 ईयर्स अचानक शट डाउन हो जाते हैं। अचानक से देखा जाए तो उनके बिजनेस पूरे लॉस में चलते हैं, शेयर मार्केट गिर जाता है, उनके ओनर्स जो है लॉसेस में आ जाते हैं, पूरी फैमिली मतलब डिवास्ट हो जाती है पूरी। तो कभी मुझे समझ भी नहीं आया मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। 2000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है साल का, 2000 करोड़ में 100 करोड़ तो कमा ही रहा होगा बोल के, इससे कम में अगर कमा रहा होगा तो कोई मतलब भी नहीं उतना बड़ा व्यापार करने का। मैंने बताया ना आपको, कहीं ना कहीं वो क्योंकि इतने टाइम में 20 साल हो जाते मान लो काम करते, तो वो नया घर ले गई। कई बार वो नया घर या बड़ा घर में शिफ्ट होते ही उसको प्रॉब्लम आने लगती है। क्योंकि हो सकता है अगर उसने वास्तु देखा या नहीं भी देखा तो वो कुछ गड़बड़ हो गया, उसके बाद धीरे 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 उसका डाउनफॉल चालू होता है, या तो घर के कारण या ऑफिस के कारण या फैक्ट्री के कारण, किसी भी कारण हो सकता है। तो ये तो एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या करना है। इसलिए हम लोग ये एनालिसिस का मेथड यूज करते हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, ताकि सबसे पहले हम आपकी प्रॉब्लम पे काम करें। ऐसा नहीं कि हमको देख के समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है, प्रॉब्लम उसमें भी दिख रही है नक्शे पे और घर में या साइट पे, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम बोलते हो तो हम पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाकी का वास्तु भी देख लेंगे साथ साथ में। जी बिल्कुल सर। थोड़ा सा मैं आपको, आपने न्यूमरोलॉजी का भी टॉपिक दिया था, तो मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा पूछना चाहूंगा आपसे जी कि ये जो डबल डिजिट नेम रहते हैं या जो कुछ लेटर्स निकाल लेते हैं कुछ लोग, ये मतलब कैसे इफेक्टिव रहता है, एक्चुअली में ये वर्क करता है या नहीं करता है बोल के? देखिए, हर कोई जिसने भी जन्म लिया है वो कहीं ना कहीं, एक बोला गया है ना कि सोल अपने चीजों को खुद चूज करता है फिर यहाँ आता है। तो वो जिस डेट पे आता है कहीं ना कहीं उसने चूज किया है या नियति ने उसके लिए दिया है। भैया हम तो एग्जैक्ट नहीं जानते, अपन एक्सेस नहीं कर सकते उस चीज को, लेकिन सोल की मर्जी है कि या नियति की, वो आया तो एक पर्टिकुलर डेट पे है और हर व्यक्ति अलग अलग डेट पे आए हैं, उसके हिसाब से उसके कुछ नंबर्स आ जाते हैं। जो उसका डेट ऑफ बर्थ होता है, कुछ नंबर्स उसके लाइफ में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, है ना। जैसे किसी का आप डेट देखोगे तो उसमें एक डेट रहेगा, एक मंथ रहेगा, एक ईयर भी रहेगा। तो सबसे पहले उसका जो डेट होता है वो उसको इफेक्ट करता है। उसके बाद जब उसके पूरे का टोटल भी ले सकते हैं हम, डेट मंथ और ईयर का, वो एक टोटल आता है। जो डेट का टोटल लेते हैं उसको हम जनरली ड्राइवर नंबर बोलते हैं कई लोग, है ना। तो ड्राइवर नंबर टोटल डेट नंबर बोल लीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ एक टोटल आएगा सिंगल डिजिट, वो उसको इफेक्ट करता है। फिर पूरे का टोटल लेंगे। हाँ, लाइव एग्जांपल लेते हैं। जैसे अनिल कपूर जी का डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1975 है उनका शायद, ये अप्रॉक्स 70 इयर्स 65 इयर्स के हो गए, 65 समथिंग हो गए वो। एक नॉर्मल डेट है 24 टू 1992, 24 टू 24 दिसंबर 1992। तो जब 2 और 4 को आप क्या ऐड करेंगे तो वो हो जाता है 6 हो जाता है। तो उसका सबसे पहला जो नंबर उसको इफेक्ट कर रहा है वो हो गया 6। इसको हम बोलेंगे ड्राइवर नंबर या पर्सनालिटी नंबर। उसके बाद जब आप सारे डिजिट्स को ऐड करोगे तो पहला तो आपका 6 आ गया था, दिसंबर का आपका हो गया 3, 6 + 3 9 और 1992 हाँ। तो उसका आ गया 3। तो जब आप पूरे को ऐड करेंगे तो आएगा 3। जब आप डेट मंथ और ईयर को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 6 + 3 + 3 हाँ 12 जो 12 को जब आप फाइनल एक डिजिट में आना आपको, तो 12 को जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 3। 2 + 1 3। तो उसके लिए कौन कौन से नंबर्स इफेक्टिव हो गए जो सबसे ज्यादा उसकी लाइफ में उसको इफेक्ट करेंगे? पहला आया 6 जो उसका पर्सनालिटी नंबर होता है या कई लोग ड्राइवर नंबर बोलते हैं। फिर पूरे का टोटल जो कि उसका कर्मा नंबर बोलते हैं हम, फिर उसका कंडक्टर नंबर बोलते हैं कई लोग, तो वो हो गया 3। और हम एक और नंबर लेते हैं, इन दोनों को भी टोटल करते हैं, वो आ गया 6 + 3 = 9। तो हमारे पास अब 3 ऐसे नंबर्स आ गए जो उसकी पूरी लाइफ को मेजरली, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ गवर्न करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो सारी चीजें अफेक्ट करती है, लेकिन मेजरली 2-3 चीजें अफेक्ट करती है। तो उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट 6, 3 और 9 करेगा। तो 6 क्या होता है? 6 होता है लग्जरी का नंबर। तो वो जो पर्सन है या तो लग्जरियस लाइफ वो जी रहा होगा या लग्जरीज में वो पहले से ही पैदा हुआ होगा, या उसने अपने लिए लग्जरी क्रिएट कर ली होगी लाइफ में, क्योंकि वो उसका पर्सनालिटी नंबर है। यानी कि उसका जो तरीका है काम करने का वो लग्जरियस है। वो पहनेगा तो लग्जरियस, तो उसका जो तरीका रहेगा वो लग्जरी से कनेक्टेड रहेगा। थोड़ा क्या बोल सकते हैं, आपको बारीकी से कोई भी काम करेगा ना,
उसकी काम में बारीकी मिलेगी आपको, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया। क्यों? क्योंकि 6 जो है, 6 जो है वो वीनस का नंबर है, और वीनस चीजों को अगर हम एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी को जब एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करेंगे तो उसमें आपको और भी ट्रेड्स उसके देखने को मिलेंगे। तो वीनस जो होता है लग्जरी का है, प्लस बारीकी से वर्क करने का, मतलब बहुत डीप डिटेलिंग में जाता है, और कोई भी काम को ना खराब नहीं करेगा, मतलब गंदे तरीके से नहीं करेगा, अच्छे से संवार के करेगा। तो इस तरह से 6 नंबर उसके लाइफ में, अगर आप उस पर्सन को जानते हो तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या वो पर्सन ऐसा है। 6 डिजिट तो खैर ठीक है, वो तो मैच कर लेगा लगभग। हाँ, उसके बाद जब हम टोटल नंबर पे आते हैं, कर्मा नंबर 3, तो उसको काम कैसा करना चाहिए? उसके काम में आप देखोगे या तो वो किसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम करेगा तो सक्सेसफुल होगा। मैं सक्सेस की बात कर रहा हूँ, काम वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन या तो अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो टेक्नोलॉजी या टीचिंग, क्योंकि 3 जो होता है गुरु का नंबर होता है। तो टेक्नोलॉजी भी है गुरु, और पढ़ाना, टीचिंग करना, या इस तरह से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होना, एजुकेशनल हब चालू करना, स्कूल कॉलेजेस चालू कर लेना, मतलब ये ऑप्शंस हैं। हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, लेकिन ये इतने सारे ऑप्शंस हैं। टेक्नोलॉजी में भी अगर वो जाता है तो वो अच्छा करेगा। टेक्नोलॉजी इन द सेंस अगर कुछ डेवलपमेंट पार्ट हो गया, या कुछ बना रहा हो, हाँ, स्ट्रक्चर दे रहा हो, कुछ नया क्रिएट कर रहा हो, कुछ किसी को स्ट्रक्चर दे रहा, मतलब उसको सामने वाले को कुछ ज्ञान दे रहा हो, ज्ञान से रिलेटेड, हेल्पफुल हो, हेल्पफुल हो। गुरु जो है ज्ञान देता है, तो कोई ऐसा वो ज्ञान दे रहा हो जो सामने वाले के लिए हेल्पफुल है। और किसी भी कैटेगरी में वो अप्लाई हो सकता है ना। हाँ, ये देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है एक जनरल प्रेडिक्शन स्टार्टिंग में देगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम डीप जाएंगे और डीप जाएगा। लेकिन अगर कंप्लीट डेप्थ और एग्जैक्ट में जाना है तो फिर एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष काम आती है। और 3 नंबर के हिसाब से अगर किसी का ऐसा बैठता है तो टीचिंग या टेक्नोलॉजी पार्ट जो चीज रहता है उसके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। हाँ, वो सक्सेसफुल होगा उसमें, सक्सेसफुल हो जाएगा उसमें। और टोटल नंबर पे जैसे अपन 3 पे आते हैं, टोटल पे इन दोनों उनके जो स्पेशल नंबर्स हैं, मैजिकल नंबर्स बोलते हैं, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो जब ये होता है उसकी लाइफ का फाइनलाइजेशन, यानी कि उसका मैनिफेस्टेशन नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि उसकी लाइफ में उसने जो भी किया, लेकिन फाइनली उसने क्या मैनिफेस्ट किया। मैनिफेस्ट मतलब उसने लाइफ में क्या किया, अचीवमेंट टाइप का, अचीव क्या किया। तो फाइनली वो नंबर 9 पे आएगा, और 9 क्या होता है? मंगल का नंबर, मार्स का नंबर, यानी वो मार्स की तरह एक सोल्जर की तरह रहेगा, वो एक सेफगार्ड की तरह रहेगा, वो एक सिक्योरिटी की तरह रहेगा अपने परिवार के लिए। तो वो उसका मैनिफेस्टेशन होगा, वो काम जो भी करेगा फाइनली वो मैनिफेस्ट क्या करेगा? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनिफेस्ट करेगा अपने परिवार के लिए या किसी के लिए भी। जैसे कि अब एग्जांपल लें अगर मैनिफेस्टेशन नंबर के लिए, तो आपको मालूम है एक स्टेट में एक सीएम जो है, पहले जो है वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे। नहीं, पंजाब, भगवंत मान जी जो है पहले स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, कॉमेडियन थे ना जी। अब जो है वो, आपने कभी सोचा था कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन करते करते या फिल्मों में भी काम करते करते, सब कुछ करते, एक एंटरटेनर थे, वो फाइनली क्या मैनिफेस्ट हुए? एक सीएम बन गए। तो मैनिफेस्टेशन नंबर या उसका मैनिफेस्टेशन कुछ अलग हुआ ना। अब सेम जैसे अभी तमिलनाडु में विजय थलापति जो है, बिल्कुल, अब आपने दूसरा एग्जाम्पल भी निकाला है, बिल्कुल वो आ गए हैं। तो इस तरह से ये मैनिफेस्ट होता है। काम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन लाइफ की क्या हुई? सीएम बन गए। मींस एग्जांपल बहुत टारगेट चीज मान कि मेरा जो टारगेट नहीं होता उनका, वो अच्छा, वो लाइफ में धीरे 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 उस चीज को, हाँ, आगे आके उनका टारगेट बन सकता है। स्टार्टिंग में क्या उन्होंने ये टारगेट लेके चले थे? नहीं, टारगेट उनका था मैं एक अच्छी कॉमेडी करूं, मैं एक अच्छा एंटरटेनर हूं, मैं एक अच्छा एक्टर बनूं। लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि मैं ये भी कर सकता हूं, और लाइफ में वो चीज उनकी मैनिफेस्ट हो गई। उनकी जो सोच है, उनका जो सबकॉन्शियस है, उनको कहीं और लेके चले गया, तो ये मैनिफेस्ट हो गया उनकी लाइफ। अभी अब 9 नंबर से मुझे याद दिलाया कि मैंने 9 नंबर एक जगह और देखा है, रोहित शर्मा केस में। उनके जर्सी का काउंट अगर आप देखेंगे तो 45। एक्चुअली में वो जर्सी 45 नंबर है ही नहीं। आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, उनके रूल्स में 1 से लेकर 10, 11 तक की नंबर्स है। बाकी 45 नंबर आप देखिए, 41, 42 किसी का नहीं है। बिल्कुल। एक अगर रोहित शर्मा की जर्सी है 45, तो उसका टोटल काउंट 9 आता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा स्पेशली जर्सीज में तो फिर बहुत सारे एग्जांपल आते ही हैं। पहले भी आपने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर ने भी अपना नंबर लिया था 6, है ना। जब वो टोटल 6 पे आए तो वो एक्सेल करने लगे। देखिए, कर्म तो होता ही है, लेकिन पहले वो एक्सेल नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उनको सपोर्ट मिल गया इन चीजों का, क्योंकि ये जो वैदिक विद्याएं हैं, अंक शास्त्र हो या वास्तु शास्त्र हो या ज्योतिष शास्त्र हो, ये सभी सपोर्ट करती हैं। आपका जो ऑन गोइंग चीजें चल रही हैं और सब चीज को सपोर्ट करने के लिए ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती रहती है उस चीज के लिए। जैसे आपने मुझे अपने डायरेक्शंस में मुझे बताया कि सपोर्ट सिस्टम इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बोल के। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई चीजों को मतलब बढ़ाने के लिए आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। भाई आप कोई काम कर रहे हो, उसमें कोई व्यक्ति ऐसा आ गया जो आपको बोलता है तू कर, मैं हूं पीछे, आप बिंदास उसमें काम करोगे ना। आपको जो पंख चाहिए वो आपको मिल गए, सपोर्ट मिल गया, तो आप पंख से उड़ोगे ना फिर, क्योंकि आपको वो सपोर्ट, बैक सपोर्ट मिल गया है, तो आप आगे बढ़ोगे। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा कुछ गूगल से है, जो थोड़ा लोग गूगल में जाता है सर्च करते हैं
कि मैंने देखा है कि कई बार जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी आज के डेट में वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी बहुत चल रहा है। ऐसे क्लाइंट्स आपके पास भी आते होंगे कि सर मैंने यूट्यूब में देखा था, मैंने इंस्टाग्राम में भी देखा, ऐसे तो ठीक हो जाता है। तो ऐसे मिसकंसेप्शन वाले कितने क्लाइंट्स आपके पास, और आप कैसे टैकल करते हैं उनको? देखिए, अगर सोशल मीडिया की आप बात करें तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी उसमें, है ना। आजकल तो डॉक्टर के पेशेंट्स भी गूगल करके आते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और ये आप लिख दीजिए, ऐसा भी होता है। और कई बार डॉक्टर्स भी परेशान रहते हैं। तो सेम केस हमारे साथ है कि भाई वो जो भी लेके आया ठीक है, लेकिन हम उसको वही प्रेस्क्राइब करेंगे जो उसके लिए अच्छा है, पहली चीज। और अगर कोई वो मिसकंसेप्शन लेके आया तो हम उसको क्लियर भी करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुराने जमाने में सही थी। जैसे पुराने जमाने में, अब शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, मैं शास्त्रों के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि यहाँ आग होना चाहिए, यहाँ पानी होना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन आज की डेट में वो आग और पानी क्या है वो आपको डिसाइड करना है। अगर वहां पे कोई पानी का कुंड है तो वो भी पानी है, लेकिन अगर वहां जमीन थोड़ी डाउन है तो वो भी तो पानी है ना, क्योंकि जो अप है वो पृथ्वी है। अगर हम तत्वों में उसको कन्वर्ट करें तो जो भी चीजें अप है वो पृथ्वी हो गई, और जो डाउन हो गई वो तो जल ही हो गया ना ऑटोमेटिकली। तो हमको डिसाइड करना है कि तत्वों में किसी चीज को कैसे कन्वर्ट करना है। तो फायर सिर्फ गैस बर्नर नहीं है। किचन में रखा हुआ आपका माइक्रोवेव भी एक फायर का स्वरूप है। एक जो इंडक्शन आज रख रहे हैं वो भी फायर है, वो भी गर्म होता है। तो वो हमको डिसाइड करना है कि क्या क्या चीजें फायर है। शास्त्रों में तो सिर्फ अग्नि दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि अग्नि जले तभी अग्नि है। आज की इलेक्ट्रिकल जितने हॉट प्लेट्स हैं सभी अग्नि है। सर तो आपके हिसाब से सबसे डेंजरस क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन या आधा इन्फॉर्मेशन? आधी इन्फॉर्मेशन ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन लेके आदमी ट्राई करना चालू कर देता है। मिस इन्फॉर्मेशन भी उसी का रूप हो गया। नो इन्फॉर्मेशन अगर है तो वो ज्यादा अच्छा है कि वो कुछ कर तो नहीं रहा है गलत, मतलब कुछ नहीं पता से नहीं, आधा पता ज्यादा से कुछ ना अधगल पता है। गगरी छलकत जाए, आपने सुना ही हाँ सुना है सर। है ना। तो आधी इन्फॉर्मेशन जो है वो हानिकारक होती है, ये तो है ही। हाँ सर, अब बहुत सारे लोगों को तो वास्तु के नॉलेज नहीं है, बट कई बार मैंने ऐसा ना मूवीज में भी देखा है, और रियल लाइफ में एक दो इंसिडेंट बस ऐसे हुए हैं कि किसी के घर हम लोग गए हैं तो मतलब फैमिली गैदरिंग में ही, अरे यार तेरे यहाँ का ना वास्तु पूरा खराब है, वास्तु दोष लग गया तेरे को, ऐसा करके मतलब लोग डरा देते हैं उसमें। तो ऐसे कुछ हुआ क्या कि मतलब डरे डरे लोग आए आपके पास, अरे सर हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब दोष लग गया है, ये हो गया वो हो गया, ये कर दीजिए आप, वो कर दीजिए आप, ऐसा कुछ बता दीजिए जो एक दिन में ठीक हो जाए बोल के? देखिए, लोग आते हैं सभी तरीके के, लेकिन वो हमको उनको समझाना है कि भाई एक दिन का नहीं है, हम जादू नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ वो पक्का काम करवा के देंगे या बताएंगे आपको ये करवाना है, ताकि आपकी आगे की लाइफ सुगम हो जाए। अगर आपको प्रॉपर करेक्शन करवाना है तो हम करेंगे। अगर आपको जादू की पुड़िया चाहिए तो वो तो सोशल मीडिया में बहुत है, वो काम करेगी नहीं करेगी आप ट्राई कर लीजिए, मैं बता के बुरा क्यों बनूं। और वो काम नहीं भी करती फिर जनरली। बिल्कुल सर, आपने कही कहा कि सर मिसकॉन्सेप्शंस या हाफ इंफॉर्मेशन जो रहता है ना, सबसे बड़ा चीज रहता है यही चीज है। अब इसमें क्या होता है सर कि ना कई बार इन्फ्लुएंस होके लोग कहीं भी चल जाते हैं, तो वो जनरली मतलब ऐसा कॉमन मैन मैं पूछूंगा आपसे कि मैं कैसे पहचानूंगा कि एक्चुअली में जो है सामने जो जिसको मैं अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में एज अ वास्तुशास्त्र है जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, या ये कोई इन्फ्लुएंसर टाइप की है, हाँ ये कर दो वो कर दो। मतलब क्या चीज मैं उनसे पूछूं, कैसे जज करूं मैं उनको कि हाँ ये प्रॉपर गाइडेंस देंगे या नहीं दे पाएंगे बोल के, ताकि तुरंत मैं वहां से उठ के एक प्रॉपर टीचर को खोजूं अपने लिए? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम जो है हमारा, वो एक नया सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम है, उसी वास्तु पे काम करने के लिए, वास्तुशास्त्र पे काम करने के लिए जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि जो चीजें आज काम कर रही हैं, जो वो बताए, क्योंकि शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्या आप सारा फॉलो करते हैं? या कोई भी व्यक्ति आज सारा फॉलो कर पाता है? नहीं कर पाता। तो जो चीजें अब शास्त्रों में, माइक्रोवेव का तो कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो अग्नि तत्व ही है, एलिमेंट है, फायर तत्व में अगर आप कन्वर्ट करोगे एलिमेंट में तो अग्नि है, तो उसको अग्नि की तरह ही हमको ट्रीट करना है। तो आज मॉडर्न और साइंटिफिक जो चल रहा है उसको ट्रेडिशनल के साथ मिला के जब हम काम करेंगे तो वो बेस्ट काम होगा। तो आप कैसे पहचानोगे? अगर वो आपको सिर्फ छोटे छोटे टिप्स दे के बोल रहा है ये कर लो ठीक हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो पूर्ण वास्तु नहीं है या सही वास्तु नहीं है। जब तक वो प्रॉपर आपका एनालिसिस नहीं कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम को सुन के उसको नक्शे के ऊपर मार्क नहीं कर पा रहा है कि कहां से प्रॉब्लम आ रही है, और विजिट करके आपको बता नहीं रहा है कि कहां क्या ठीक करना है, तब तक वो सही नहीं है। अब आप बोलोगे इसका भी हम कैसे पहचाने? तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया वाला वास्तु वाला है, या वो प्रॉपर आपसे डिस्कस कर रहा है, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है पहले कॉल में ही कि आपकी साइट कितनी बड़ी है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपकी साइट में आपने कितने टाइम से आप वहां पे हो, ये प्रॉब्लम कब से है आपको, है ना। इस तरह के जब वो बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछता है तो इसका मतलब वो एक मेथड से, एक सिस्टम से, एक, है ना,
उससे काम करेगा प्रॉपरली। मतलब वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल, ना कि सीधा सॉल्यूशन पे आ जा रहा है वो, हाँ। है कि नहीं? मतलब अगर मेरे प्रॉब्लम्स पूरे कंसर्न सुन रहे हैं और वन बाय वन उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है और अपने कंसर्न्स पहले रख रहा है कि मुझे ये चीज जानना है बोल के, बिल्कुल, और मुझे ये चीज चाहिए, हाँ। तब जाके मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा बोल क्योंकि के। वो एक प्रोसेस को फॉलो करके काम करेगा तो करेक्ट है, और वो डायरेक्टली जंप कर जा रहा है सॉल्यूशंस पे, तो वो सिर्फ एक सुनी सुनाई बातें हो सकती है। आपका सबसे पहला वास्तुशास्त्र आपने कौन से क्लाइंट के लिए किया था और क्या किया था उसमें जब आपने स्टार्ट किया था? देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, और उस समय तो मैं बस नया नया सीखा ही था और शौकिया एक हॉबी की तरह शुरू किया था मैंने, जैसे बताया था आपको। बाद में मैं वो प्रोफेशनली आ गया उसमें, क्योंकि ये बढ़ता चला गया वास्तु। तो बहुत बेसिक सा था। क्लाइंट ने बस मेरे को फोन के ऊपर पूछा कि भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है कैश फ्लो की। मैंने उसको तुरंत, क्योंकि क्या होता है जब नया नया सीखता है आदमी ना, तो चट से आंसर करता है ना कि आपके साउथ ईस्ट में ब्लैक है? बोला नहीं है। कैश की प्रॉब्लम? बोला साउथ ईस्ट में ब्लैक है? बोला नहीं है। मैंने कहा देखिए साउथ ईस्ट में आपका किचन है, फोन के ऊपर ही साउथ ईस्ट में आपका किचन है? बोले हाँ है। मैंने कहा गैस के नीचे जो पत्थर लगा है वो कौन से कलर का है? बोले हाँ वो तो ब्लैक है। ब्लैक है तो उसको एक सोल्यूशन आप कर लीजिए, आप एक ग्रीन पत्थर रख लीजिए, जो मैंने आपको पहले बताया, स्टार्टिंग बताया था। अब क्लाइंट को पहले तो दिमाग ये घुमा कि यार ये ब्लैक पत्थर इसको दिखा कैसे घर बैठे बैठे, लेकिन मुझे तो वो समझ में आ रहा था ना कि ये एक बेसिक से प्रॉब्लम होती है ब्लैक पत्थरों के साथ, ब्लैक कलर के साथ, है ना, साउथ ईस्ट में। तो मैंने तो छूटते ही वही बोला और वो उसके यहाँ निकल गया। और जनरली ऐसा होता है कि हम किसी भी डायरेक्शन के लिए, सिर्फ साउथ ईस्ट के लिए, किसी भी डायरेक्शन के लिए कुछ बोलते हैं तो जनरली वो चीज वहां उसको मिलती है, अवेलेबल रहती है ऑलरेडी। नहीं मिलती है तो हम फोटो मंगाते हैं, हमको दिख जाती है, उसको नहीं भी दिखती होती, कई बार क्लाइंट को नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उसका घर का एनवायरमेंट उसको उस एनवायरमेंट में रखने के लिए बना होता है, तो उसको वो चीज नहीं दिखती, और हम फोटो मंगवाते हैं दिख जाती है। वो बोलता वो सब छोड़िए, पहले तो ये बताइए आपको पता कैसे चला यहाँ पे फिर उसने वो रखा और उसको कुछ दिनों में रिजल्ट्स भी मिले, बहुत अच्छा लगा उसको। वो मेरा पहला क्लाइंट था। वो मेरे को घर आके लिफाफा पकड़ा के, मतलब मैंने कोई पैसे भी नहीं मांगे थे उससे, क्योंकि मैं तो नया नया सीखा था, मैं तो अपना ट्रायल ले रहा था। वो घर आके लिफाफा पकड़ा के गया, तो मुझे लगा अच्छा इस बात के पैसे भी मिलते हैं। तो मैंने धीरे धीरे उसको प्रोफेशनली चालू कर दिया, नहीं तो फिर मैं पता नहीं हॉबी रह जाती, लेकिन मुझे लगा अच्छा है ये तो। मतलब फर्स्ट क्लाइंट आपका टर्निंग पॉइंट भी बन गया आपका, हाँ बिल्कुल, प्रोफेशनल एंट्री करने के लिए। बिल्कुल। ऐसा लगता है ना कि अगर लोगों का भला हो रहा है तो तो वो पैसे के साथ हो या पैसे के बिना हो, भला तो हो। पहला ऑप्शन तो भला होना चाहिए। अब धीरे धीरे प्रोफेशनली कर रहे हैं तो फीस लेते हैं, जो फीस देते हैं मतलब देने के काबिल हैं उनसे पूरी फीस लेते हैं, और जो बिल्कुल नहीं दे सकते उनकी हेल्प भी कर देते हैं, दोनों चीजें हैं। तो आपको सैटरडे वाला जो आप बिल्कुल वो, लेकिन हाँ वीक करते में हैं या उसमें- मंथ में एक ही बार हो पाता है जब हम टाइम दे पाएंगे। टाइम दे पाते हैं। तो आज नक्शे तक के का साथ। सबसे इंटरेस्टिंग आपका काम कौन सा रहा, जिसे मतलब आपको मतलब ना एकदम अचंभा ही कर दिया हो? अरे यार मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या यार, ऐसा भी कौन सा रहा होगा आपका? बिल्कुल है तो बहुत सारे, मैं आपको एक बताता हूँ। एक बताइए जो मतलब आपको हाँ, एकदम ना मुझे उसने उस सरप्राइज केस कर ने दिया। एक्चुअली सरप्राइज किया था। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रिजल्ट्स देखिए, रिजल्ट्स आप नहीं दे रहे होते, मतलब हम नहीं दे रहे होते, रिजल्ट्स तो वही देता है ना। हम अपना काम करते हैं, कर्म करते हैं। भगवान ने बोला ना, श्री कृष्ण ने, कि देखिए उन्होंने जो बात कही ना, लोग कई बार उसको लाइक मिसगाइड भी हो जाते हैं लोग, या उसको अलग तरीके से ले लेते हैं। भगवान ने कहा है कि तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन लोग क्या ले लेते हैं, फल की इच्छा मत कर। भगवान ये नहीं बोले फल की इच्छा मत कर। अगर इच्छा नहीं होगी ना तो आदमी कर्म ही नहीं करेगा। और ये क्वेश्चन लोगों का आता है कि कोई इच्छा ही नहीं होगी तो कर्म क्यों करना। तो एक्चुअली भगवान ने बोला ही नहीं है कि इच्छा मत कर। जी भाई इच्छा ही हर कर्म की जननी है। आगे बढ़ता ही आदमी किसी इच्छा से शुरुआत होती है, तब वो कर्म करता आगे बढ़ के। लेकिन करने के बाद चिंता मत करो कि ये मेरा कैसा होगा। आप अपना बेस्ट दो। अगर आपने बेस्ट दिया है तो आपको चिंता करने की वैसे भी जरूरत नहीं है। तो भगवान ने वहां पे कहा है तू अपना कर्म कर, उसकी चिंता मत कर। तेरा क्षेत्र क्या है, कर्म करना, और मेरा क्षेत्र, भगवान ने बोला, भगवान का क्षेत्र क्या है, फल देना। फल देना। तू अपना क्षेत्र संभाल, मेरा क्षेत्र तो मैं संभाल ही लूंगा, ये भगवान ने कहा है। तो कर्म जब वो करेगा व्यक्ति तो रिजल्ट उसको अच्छे ही मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कर्म मैंने किया, उसमें जो रिजल्ट्स आए वो एक्चुअली सरप्राइजिंग थे। मैं आपको वो केस बताता हूँ। राइस मिल वाले हैं, तो उनके जो है वो सप्लाई करते हैं एक्चुअली फॉरेन में। उनके लाइक एक्सपोर्ट है राइस मिल का, उनके 3-4 फैक्ट्रीज है। तो उनके एक्सपोर्ट में करीब आप समझ के चलिए 4 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट $5,000 उनके पेमेंट अटकी हुई थी, जो कि इंडियन करेंसी में उस समय 4 करोड़ होती थी, आज बढ़ गई है। तो 4 करोड़ रुपीज, 4 करोड़ रुपीज उनके अटके हुए थे, और वो पेमेंट करने को रेडी नहीं हो रहा था। क्या बोल रहा था कि आपके माल में थोड़ा गड़बड़ है, मतलब माल में प्रॉब्लम है। और फॉरेन वाले तो ऐसा होता है ना, अगर माल में थोड़ी भी प्रॉब्लम है या बता के वो पेमेंट रोक लेते हैं। वो ये चीज वो बोल रहा था, और साथ ही साथ वो बोला था कि मैं आप लोगों पे केस भी कर दूंगा अगर आपने ज्यादा पेमेंट मांगा तो। क्लाइंट परेशान थे। हमारी इससे पहले बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई थी। उनके घर मैंने एक आध बार उनका नक्शा देखा हुआ था, मैं बहुत ज्यादा उनका काम नहीं किया था। प्रॉब्लम उनके यहाँ ये आई, तब उन्होंने दोबारा कॉन्टैक्ट किया कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, हम क्या करें।
उस समय कोई नक्शा भी नहीं था मेरे पास में। मैंने उनको सिर्फ जो मेरे को तुरंत समझ में आया, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजों को काम करते करते ना आपको आभास भी, इंट्यूशन भी, एक्सपीरियंस भी, अ मिक्सचर ऑफ इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस यू कैन से, वो होता है। तो उससे मैंने उनको बोला कि एक तो आपका नॉर्थ वेस्ट खुला हुआ है। बोले हमारे फैक्ट्री में नॉर्थ वेस्ट का कोई गेट नहीं है, वो बोले फोन के ऊपर। और मैंने कहा आपके ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में वायर के बंडल्स पड़े हुए हैं। बोले ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ये दो चीजें ठीक कर लीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं तो कैजुअली फोन के ऊपर बता रहा था कौन से पैसे लिए थे, उस समय तक बता दिया। फिर वो दोबारा कॉल कर, तुरंत नॉर्थ वेस्ट उनका ओपन है, अभी अभी उन्होंने बोला कि पापा से कंफर्म किया है। और ये चीज तो मुझे भी नहीं पता थी, बोल रहे थे वो। तो नॉर्थ वेस्ट उनका ओपन एक्चुअली हो गया था, उनके फादर ने वो दीवार गिरवा दी थी। नॉर्थ वेस्ट ओपन होते ही कुछ दिनों बाद उनको ये प्रॉब्लम आई होगी। तो जब मैंने उनसे बात, उन्होंने दोबारा कॉल किया तो बोले, वो खुद शॉक थे कि बोले ये चीज तो मैंने ही अपने फादर से अभी कंफर्म किया, आपको कैसे पता है? तो मैंने कहा भाई जो मेरे को इंट्यूशन, जो मेरे को आज्ञा आई भगवान से या एक एनर्जी से, वो मैंने आपको बताया। तो उन्होंने फिर नॉर्थ वेस्ट को बंद करने की व्यवस्था करवाई। और इधर जो वायर के बंडल्स की बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला भाई फैक्ट्री के कैंपस में तो नहीं है। तो मैंने कहा ऑफिस के कैंपस में भी चेक करवाइए, क्योंकि एक वास्तु का पूरा मंडल होता है फैक्ट्री का पूरा प्लॉट, और एक होगा उनका शेड जिसपे वो पूरा काम करते हैं, और एक मंडल बनेगा उनके ऑफिस का भी। तो ऑफिस वाले मंडल में उनको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में केबिन्स के अंदर रखे हुए वायर के, काले वायर के बंडल्स मिल गए जो मैंने उनको बोले, उसको शिफ्ट करवाया। ये दो चीजें उन्होंने की। यहां तक तो सब ठीक है, यहां तक तो सिर्फ वही सरप्राइज थे। 3 दिन में उनका कॉल आता है कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है। मैं टेंशन में कि कुछ गड़बड़ हो गई क्या। मैंने कहा क्या हो गया, हुआ क्या? तो बोलते हैं जो 3 दिन पहले तक वो हम पे केस करने, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं भी, मतलब मेरे लिए भी शॉकिंग था कि 3 दिन के अंदर। तो क्लाइंट को बोलता हूँ 3 हफ्ते वेट करो, ये 3 दिन के अंदर इनको रिजल्ट आ रहा है, मतलब जबरदस्त है। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, उन्होंने बहुत सारी हम पे एलिगेशंस लगा रहे थे, ये माल खराब है, ये वो। और फिर हमने 3 दिन के अंदर, हमको वहां पे एक वकील मिल गया, उसने बताया कि हम उन पे केस कर सकते हैं उस बंदे पे। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट आपके हिसाब से सही है तो केस हम डाल सकते। तो हम तैयारी कर रहे हैं उस पे केस करने की। और अब वो दब रहा है कि हम उस पे केस कर देंगे, क्योंकि उसको तो मालूम है ट्रुथ क्या है, पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने फिर वो सब सारे मतलब प्रोसेस किए, केस किया उस पे। मतलब क्या होता है ना, वास्तु करने से ऐसा नहीं है कि सब कुछ इजीली हो जाएगा, आपका पेमेंट ऊपर से गिर पड़ेगा। आपको वो बंदा मिल जाएगा, आपको वो कनेक्शंस मिल जाएंगे, आपको वो लोग मिल जाएंगे जो आपका काम कर देंगे। और उनको वो कनेक्शन मिला, उन्होंने केस किया, और उनके जो छोटे मोटे पेमेंट्स कटने थे, क्योंकि भाई इतना बड़ा उसने लगा रखा था एलिगेशन, छोटा मोटा पेमेंट करके उनके ऑलमोस्ट पूरे पेमेंट, 100% पेमेंट, जो भी 2-4-5% कटा होगा, पूरे पेमेंट उनके आ गए। 4 करोड़ का 95% पेमेंट रिकवरी कर लिया, रिकवर हो गया। उनको पेमेंट पूरा करना पड़ा, 4 करोड़ का जो पेमेंट था उसमें जो भी। हाँ, तो वो जबरदस्त था मेरे लिए। मतलब मैं, सबसे बड़ी बात 3 दिन के अंदर उनका कॉल आया कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। और फिर अमाउंट भी इतना अच्छा था, इतना बड़ा था कि वो उनके लिए बहुत, मतलब खुशनुमा हो गया उनके लिए। 3 चीज सरप्राइजिंग हो गई। हाँ, पहला तो जो चीज उनको नहीं पता था वो आपके इंस्टीट्यूशन से, उन्होंने एनर्जी से पता चला उनको। बिल्कुल, कोई सरप्राइजिंग वाला चीज हो गया जी। दूसरा उनके केबिन वाला चीज हो गया। तीसरा, विद इन 3 डेज उनको एक ऐसा आदमी मिल गया जो उनका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर, उनके रिजल्ट स्टार्ट हो गए ना, रिजल्ट स्टार्ट हो गया। मतलब उनके वर्किंग, जो लोग पूरा सस्पेंस में थे, हाँ, अचानक से उनकी एक बुक ओपन हो गए, नया रास्ता, नया डोर ओपन हो गया, जो उनको पूरा रास्ता दिख गया, उनको एंड तक का, बिल्कुल, कि हाँ यहाँ समझ जाएंगे तो हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बोल के। अब उनको पूरी क्लैरिटी है कि अब एक्चुअली में फॉरेन कंट्री से व्यापार कैसे करना है बोल के। हाँ, अभी तो ट्रेडिंग चल ही रहा था, नहीं उनका तो काम चल ही रहा था, बट एक नया रास्ता मिल गया कि अगर कोई एलिगेशन इस तरीके से आते तो हम लोग कैसे आगे वर्किंग करना है। और होता है नॉर्थ वेस्ट की एंट्रीज से ऐसा होता है कई बार। लेकिन उस समय तो एनर्जीज क्लियर कर रही थी कि नॉर्थ वेस्ट की एंट्री खुली है, जबकि वो बोल रहे हैं हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्ट की कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि उनके प्लानिंग में है ही नहीं। उनको तो याद है ना कि भाई हमारे 2 एंट्री है, एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है, ऐसा बोल रहे थे वो। सर इसमें ना आपका इंस्टीट्यूशन से मुझे एक वर्ड आया, सिक्स सेंस, इंट्यूशन से। इसमें मतलब सिक्स सेंस कैसे वर्किंग करता होगा फिर इसमें? कोई भी वास्तु कंसल्टेंट या कोई वास्तु शास्त्र जो आप देखते हैं तो 110% सर कि सिक्स सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए या बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए, जिस भी फील्ड में आप काम करते रहोगे ना, उस फील्ड में आपका वो सेंस अपने आप, सिक्स सेंस अपने आप काम करने लगता है। अगर आप देखोगे कि कई चीजें आप वो अपने फील्ड की वो कर लोगे जो आम इंसान नहीं कर पाएगा। एक्चुअली 6 सेंस के पहले क्या आता है? 5 सेंसेस। हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो कौन से होते हैं? देखना, सुनना, है ना, बोलना,
टेस्ट करना और सूंघना। तो ये जो 5 सेंसेस हैं, टच करना, ये 5 सेंसेस है, बेसिक सेंसेस होते हैं सभी के। ये 5 सेंसेस कहाँ से आते हैं, मतलब किससे कनेक्टेड है? 5 एलिमेंट से ही। जो हम वास्तु में पंच तत्वों की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हीं 5 एलिमेंट से ही ये 5 सेंसेस भी हैं। और ये हो गए 5 सेंसेस तो हैं ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय यानी कि हाथ पैर आंख, ये जो अपने शरीर है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये सारे के सारे इन 5 तत्वों से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब ये जो 5 सेंसेस हैं, अगर किसी के यहाँ ये 5 तत्व बैलेंस्ड हैं वास्तु के, या 5 तत्व 5 एलिमेंट्स भी बैलेंस्ड है ना, तो उनके 5 सेंसेस अच्छा काम करेंगे। और जब 5 सेंसेस अच्छा काम करेंगे तो आपका जो छठी इंद्रिय है या 6 सेंस है, वो अपने आप जागृत हो जाती है किसी भी फील्ड में या जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट है। क्योंकि जब आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, धीरे धीरे काम करते 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 वो एक प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो 6 सेंस अंदर से अपने आप बोलने लगता है उस फील्ड के लिए। आप हर फील्ड में 6 सेंस नहीं लगा पाएंगे, आप हर फील्ड में 6 सेंस नहीं लगा सकते हैं, बट कई लोग होते हैं, वो तो देखिए जो God ऋषि gifted मुनि रहते या हैं। जो अच्छे मेडिटेटर्स होते हैं, वो उनकी 6 सेंस हर चीज में जागृत हो जाती है, क्योंकि वो जाके 6 सेंस के थ्रू बोलिए या ऊपर की जो एनर्जीज हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, बोलते हैं ऊपर, वो सारे के सारे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को एक्सेस कर पाते हैं फिर, इसलिए वो जो चाहे वो पता कर सकते हैं। 6 सेंस को काफी अच्छे एग्जांपल देखिए, मतलब कि आपका 5 एलिमेंट्स पहले बैलेंस होना चाहिए। 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड है तो ऑटोमेटिकली आपका जो 6 सेंस है ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग, मतलब अच्छा, 5 एलिमेंट्स में 5 सेंसेस जो मैंने बात किया, 5 सेंसेस बैलेंस तो होने चाहिए, लेकिन जब आप इन 5 सेंसेस को बंद कर दोगे, यानी ध्यान में चले जाओगे, तब 6 सेंस जागृत होता है। क्योंकि ध्यान में आप अपने देखने की, भाई आपने सांसें बंद नहीं की है, लेकिन बाकी जो आप सूंघने का प्रोसेस करते हो, या सुनने की, या कुछ टेस्ट करने की, या कुछ स्वाद लेने की, मतलब और कुछ टच करने की, ये सारा बंद कर देते हो। ये 5 सेंसेस को जब आप समेट लेते हो, तब आप ध्यान में एकाग्र होते हो, और जब आप ध्यान में एकाग्र होते हो तो 6 सेंस जागृत होता है। इसके लिए मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सर कि कई बार ऐसा होता है, अब पता नहीं सर आप लोग हुआ कि नहीं, बट जैसे जनरली मैं अपनी बारे बता रहा हूँ कि कभी भी अगर मैं ध्यान में बैठता हूँ या कोशिश करता हूँ कि आंख बंद करके उधर बैठूं, तो इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं इतने सारे दृश्य आते हैं, इतने सारे इमेजिनेशंस आते हैं ना, कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते कि मैं क्या करूं ऐसा बोल के, मैं किसको चीज पर ध्यान दूं। और बोला अगर ठीक है, हाँ ये हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा, हाँ ये भी, मतलब क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। वैसे में कोई पर्सन कैसे ध्यान करेगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ, प्रकृति। आप हो वायु प्रकृति के, वायु तत्व के, ओके, है ना? तो वायु वाले को अपने आप थॉट्स की जो फ्लो है वो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वायु क्या है? बहती है, रुकती नहीं है। तो जो वायु तत्व, 3 तरह की प्रकृति होती है व्यक्ति की, है ना? वात पित्त और कफ, या रजस सत्व और तमस। तो वात पित्त कफ में अगर आप देखोगे आयुर्वेद की दृष्टि से, है ना, या श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से देखेंगे तो रजस सत्व तमस। तो किसी भी दृष्टि से आप देखोगे तो वात वालों के या एयर वालों का, आप सिंपल वर्ड्स में अगर हम जाएं तो एयर वालों का एयर फ्लो, यानी कि उनका जो थॉट्स का फ्लो है वो हमेशा चलता रहेगा। इसलिए उनको ध्यान करना, सबसे ज्यादा ध्यान करना किसके लिए दुखदाई है? एयर वालों के लिए। तो एयर वालों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और अगर न कर पाए तो उनके लिए ध्यान क्या है? वॉकिंग। ये भी हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप वॉक करिए। मान लीजिए एयर वाला है, तो क्योंकि जब वो वॉक करते हैं ना, तो उनका ध्यान स्वतः लगता है। आप देखिएगा, आप खुद ट्राई करके देखिए, या आपने अगर किया है वॉक तो आप नहीं किया है तो आप वॉक करके देखिए। वॉक करते 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 धीरे धीरे आपका ध्यान लगने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ध्यान में समाधि में चले जाएंगे, लेकिन वो जो एकाग्रता चाहिए, फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, वो आने लगेगा, जो कि एयर वालों को बहुत इजीली नहीं आता। एक पार्ट तो सॉरी ये हो गया कि आप एयर वाले हो, इसलिए आपके थॉट्स इतने आते हैं, आपका ध्यान नहीं लग पाता। दूसरा ये हो गया कि जब आप ध्यान में बैठते, कोई भी ध्यान में बैठता है, तो अपने आप थॉट्स का फ्लो एक बार बढ़ता है, लेकिन आपको उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी। जितना आप उसको रोकने की, किसी चीज को जब आप पुश करने की कोशिश करते हो तो वो और फोर्स लगाएगा। न्यूटन्स लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी आपको पुश करेगा। आप उसको फ्लो हो जाने दो, क्योंकि भाई फ्लो होगा कोई चीज तो आपको एकाग्रता मिलेगी ना, आपको जो फोकस कंसंट्रेशन चाहिए वो धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो आप उसको फ्लो होने दीजिए। वो थॉट्स आ रही है ना, जैसे आ रही हैं वैसे ही उसको जाने भी दीजिए, धक्का मत मारिए। तो वो जब धीरे धीरे बहने लगेंगी, आप भी फ्लो में आ जाओगे। तो एक ये 2 चीजें मैंने बताई, एक आपके बारे में और एक ध्यान के बारे में। जी, अब सर एयर एलिमेंट्स के लिए मैं पूछता हूँ, जैसे मैं एयर एलिमेंट्स का हूँ, प्रकृति की बात, प्रकृति के लिए बाद में, तो एयर एलिमेंट्स के हिसाब से उनको लाइफ में क्या करना चाहिए? एज अ प्रोफेशन आप पूछ रहे हैं? एज अ प्रोफेशन उनको क्या करना चाहिए जो उनको मतलब एक सही दिशा भी दे, सही स्ट्रक्चर में रखे, और एक सक्सेसफुली बचाए, वो जॉब हो या बिजनेस हो या कोई एक हॉबीज के रूप में ही क्यों ना करे, इस टाइप से। देखिए, अभी पहले हम थोड़ा सा तत्वों के बारे में समझेंगे, तब हमको समझ में आएगा उनको करना क्या चाहिए। या आपको शॉर्ट में अगर आंसर चाहिए तो मैं ये बताऊंगा कि एयर वालों को एयर से रिलेटेड, एयर की प्रकृति, एयर क्या होता है,
हवा क्या होती है, हवा चंचल है, हम्म, इधर उधर जाती है ना। एयर वालों को बात करना बहुत पसंद है, एयर वालों को गाना या सिंगिंग या खुद नहीं गाएंगे तो सुनना, ये सब चीजें पसंद है। तो अगर वो इन चीजों से, जैसे मीडिया, मीडिया क्या होता है, एयर से कनेक्ट हो गया, क्योंकि सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग ये सारा वायु तत्व या एयर एलिमेंट के ट्रेड्स हैं। तो इनसे रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड कुछ भी करें, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी करें, भले ही वो मोबाइल का काम कर ले। मोबाइल वैसे तो देखा जाए प्लैनेट्स में राहु में चला जाएगा, लेकिन है कम्युनिकेशन का डिवाइस, तो वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। वो ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं कि सामान लाया बेचा, क्योंकि उसमें फ्लो बन रहा है एयर का, तो उस तरह का भी काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छा उनके लिए मीडिया होता है, एयर वालों के लिए। उसमें डांसिंग, सिंगिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है, मीडिया से रिलेटेड कम्युनिकेशन भी हो सकता है। इस तरह की कोई भी फील्ड हो तो वो एयर वालों के लिए बहुत अच्छी रहती है। या फिर बोल सकते हैं कुछ मतलब पेपर वर्क है या राइटिंग है, लिखना भी उनको पसंद होता है ना, इस तरह का काम भी वो कर सकते ओके, मतलब एकदम सिंपल चीज में आपने बहुत। तो आज का ये जो कॉन्वर्सेशन था, यहाँ पर हम ना ही किसी को डिसअप्रूव कर रहे हैं, ना किसी को डिसएग्री कर रहे हैं वास्तुशास्त्र को रिलेटेड में। ये जो पॉडकास्ट था एक ज्ञान बांटने के लिए, हेल्पिंग नेचर के लिए था। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिए। और अगर आपको कुछ चीज जानना है वास्तु के बारे में या अपने लैंड को या बिजनेस को रिलेटेड चीजें का आपको डाउट्स लग रही है, तो डिस्क्रिप्शन में मिस्टर विकास भुवनिया जी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, आप प्लीज उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपने जो भी वास्तु से रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप उनसे डिस्कस करके, कंसल्ट करके सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।